सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियस के जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चंस है, क्यू वैल्यू वाले क्वेश्चंस है, उसके बारे में डील करेंगे। सो वेलकम टू द डे 38 ऑफ JEE 111 डेज एंड आज न्यूक्लियस को हम कंक्लूड करेंगे। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड क्यू वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस बहुत सारे देखे गए, खास करके 23, 24 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। एवरी ईयर इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अब इसके कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मास बेस होता है, एक बाइंडिंग एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको गिवन है ना, तो बेटा कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होगा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह से दिया हुआ होगा। A+B इज गिविंग यू C+D। अब Q वैल्यू जो है वो इस रिएक्शन के दरमियान या तो रिलीज होगी एनर्जी, या तो रिएक्शन कराने के लिए आपको देनी पड़ेगी। तो अब अगर आपको मासेस गिवन है, इन चारों के प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के मासेस गिवन है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट आपको करना है पहले, और आपको सबसे पहले फाइंड करना है व्हाट इज मास डिफेक्ट। पहला स्टेप आपको फाइंड करना है व्हाट इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, ठीक है। ये मास डिफेक्ट या तो किलोग्राम के फॉर्म में होगी, या तो एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में दी गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको मैं थोड़ा और एक्सपैंड करूं, तो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D, that will give you delta M. If delta M is in kilogram, then multiply it with C square and you will be getting the Q value of reaction. ठीक है, ये आपका Q value of reaction आएगा जूल में। You are getting this in joule. But if delta M is given in atomic mass unit, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 931.5 और इसी से आपको मिलेगा Q वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मास डिफेक्ट आया, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विच इज प्राइमरीली गिवन टू द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया जाता है, और वो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर हीट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है उस एनर्जी को। सो प्राइमरीली this energy, this is Q value, it is energy if liberated given or possessed by, is primarily possessed as a kinetic energy by product, and then transferred in atmosphere as heat। ठीक है, तो एज अ हीट एनर्जी इसको एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा डीके is uranium 82-238 is giving you TH 80-234 plus 2He4 plus Q। I think ये 80 नहीं होना चाहिए, 90 होना चाहिए ना। हाँ, this should be 90 to 238। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 90 and 92, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके इज डैश मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आपका ये रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट का मास कितना है वो तुम्हें दिया हुआ है, वहाँ पे देखो यूरेनियम का। तो मास ऑफ यूरेनियम में से माइनस करना है मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम को, मतलब अल्फा पार्टिकल को, और इससे तुम्हें मिलेगा डेल्टा एम। एंड क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में है, आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 931.5 करना है, और इससे आपको मिलेगा Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हमें दिया गया यूरेनियम का मास है कुछ 238.05060,
में से माइनस करना है आपको। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े मैथमेटिकल और नॉर्मल है, ना कुछ इतना कुछ हाई फाई भी नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बट क्योंकि डेसिमल पॉइंट ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एम आपको मिलेगा, और ये डेल्टा एम जो भी आपका आएगा उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा एम को आप मल्टीप्लाई करोगे 931.5, तो कुछ आपका आंसर आएगा 4.0986। कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूँ, 4.0986 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको आंसर मिलेगा इसका। ये पूछा गया है क्वेश्चन 2023 के अंदर। एक आध और क्वेश्चन मास बेस लेते हैं, मास बेस क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ और। यस, ये ले लेते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, देखो ये बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वही आपका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी आपको यहाँ पे मिलने वाली वही आपका क्यू वैल्यू होता है। देखो आपको समझाता हूँ, द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर आपको ये पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट बाउंडेड हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हीलियम जो है वो बाउंडेड है, अब इसके अंदर क्या है, 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन, अब उनको अलग करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी है उतनी तुम्हें देना पड़ेगी। अब वो क्यू वैल्यू एंडोथर्मिक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्यू वैल्यूज तुम्हारी है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा, है ना। अगर यहाँ पर इफ क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव, if Q value is positive, if Q value is positive, then reaction is exothermic, मतलब इसमें हीट रिलीज होगी। अगर तुम्हारा Q वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, if Q value is negative, then reaction is endothermic, then reaction तुम्हारा बेटा कैसा होगा, यहाँ पे एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन देखने को, तो 2 टाइप के Q वैल्यूज रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या बोला उसने, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द, ये बाइंडिंग एनर्जी ही पूछी है, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पूछी। तो बाइंडिंग एनर्जी तो निकालने का सीधा मैंने कल आपको जो टेक्निक बताई थी उससे निकाल सकते कैसे, तो भाई Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू डेल्टा M, और उस डेल्टा M को मल्टीप्लाई करना है 931.5 से, देन यू विल गेट EB, ठीक है। अब चलो मास ऑफ प्रोटॉन की Z कितना है 2, सो 2 टाइम्स 1.0073 प्लस 2 टाइम्स 1.0087 माइनस 4.0015, ठीक है। तो ये अराउंड तुम्हारा आएगा, इससे तुम्हें मिलेगा डेल्टा M, और डेल्टा M मल्टीप्लाई बाय 931, या डेल्टा M तुम्हारा कुछ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 931.5 करना है, 931.5 करना है, तो आपको कुछ अराउंड मिलेगा ये 28.4 MeV। तो इतना तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी आ रहा है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी इज अ डिफरेंट थिंग, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ डिफरेंट थिंग। अब इसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन अगर डिवाइड करते हैं 4 से, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। In a given nuclear reaction, the approximate amount of energy released given by the mass A 92 to 38 and 90 to 34 and this, कितना एनर्जी रिलीज होगा। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन आपको गिवन है, ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। तो अभी हमने जो किया था इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे ABC के फॉर्म में दिया हुआ है, Q वैल्यू आपको फाइंड करने का बोला है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है तुम्हारा 238.05079, उसमें से माइनस करना है मास ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मास है तुम्हारा B का है 234.04363, और उसी में से माइनस इसको भी कर देंगे 4.00260, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हारा आ जाएगा डेल्टा M, और ये हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा डेल्टा M कुछ आ रहा था 0.00465, और इसी डेल्टा M के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 931.5, तो आपको मिलेगा 0.00465 मल्टीप्लाइड बाय
931.5 which turns out to be 4.24. 4.24 आपको मिलेगा, इतनी एनर्जी तुम्हारी रिलीज होगी MeV। ठीक है बेटा, डन। चलिए आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में लेकर आए अच्छे। न्यूक्लियस हैविंग Z इक्वल्स टू 17 एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 1.2। अच्छा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेस पे क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं हम लेटर स्टेज पर। एटॉमिक मास इज दिस एंड दैट ऑफ दिस इज दिस। हाँ चलो, द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव न्यूट्रॉन फ्रॉम सी। अब ये रिएक्शन क्या हो रहा है, एटॉमिक मास नंबर तुम्हें दे दिया है कार्बन 6C12 का, जो है तुम्हारा 12U, एंड कार्बन C613 का तुम्हारा 13.003354U है। अब ऐसा बोला है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम 6C13 ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना दिया हुआ है। तो रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई C613 गेट्स कन्वर्टेड इनटू C612 प्लस 1 न्यूट्रॉन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बेटा यहाँ पे मिलेगा, इसका मास कितना है 13.00334। उसमें से माइनस करेंगे हम इन दो को, इन दो का कितना है, एक का 12 है और दूसरे का है 1.008665। ठीक है, अब ये तुम्हें मिलेगा डेल्टा M, तो ये तुम्हारा हो रहा है 13.00334 माइनस 13.00865। अगर देखा जाए, आप इसका जब माइनस करोगे, अगर इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस ऑफ 0.005311 आपका आंसर आएगा। और ये जो वैल्यू है ये मास तुम्हारा नेगेटिव में आया, इसका मतलब तुम्हारी जो Q वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, डेल्टा M इंटू 931.5। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.005311 मल्टीप्लाइड बाय 4.95 सॉरी 931.5 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 4.95 MeV। ठीक है बेटा, डन है। तो ये तुझे मिल रहा है तेरा आंसर, जो 4.95 MeV आ रहा है। अब यहाँ पर इसने क्लियरली बोला है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन, मतलब दिस इज नॉट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज, ये माइनस में आएगा आंसर तुम्हारा, है ना, मतलब दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाई, एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाई। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वही इसने पूछा है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, द एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस इज दिस, द एनर्जी रिलीज इफ एटम्स इन अंडरगोस फिजन इज डैश। चलो ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है इसने, चलो बात करते हैं। एक न्यूक्लियस X240 है, उसका हो रहा है फिजन रिएक्शन। अब फिजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Y प्लस सम एनर्जी। अब ये जो Y प्लस सम एनर्जी है, ये सम एनर्जी इज 200 MeV। मतलब कि एक एलिमेंट टूटता है तो तुम्हें दूसरा एलिमेंट प्लस कुछ एनर्जी देके जाता है। ठीक है, ओके सर। इफ ऑल द एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ प्योर 240X अंडरगोज फिशन, मतलब 240X के सारे 120 ग्राम अंडरगो करेंगे फिजन रिएक्शन, तो उस केस में कितने MeV एनर्जी मिलेगी। तो यहां पर तुम्हें सबसे पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 120 ग्राम सैंपल कितना होगा। तो उसके लिए पहले मोल फाइंड करते हैं। मोल फाइंड करेंगे 120 बाई 240 मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगांडो, सो दैट इज 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 विच इज 3 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब नाउ
क्योंकि वन मॉलिक्यूल टूट के तुम्हें 200 MeV दे रहा है, तो तेरा 3 × 10⁻23 टूट के कितना MeV एनर्जी देंगे वो तुम्हें फाइंड करना है। सो 200 MeV मल्टीप्लाइड बाय 3 × 10⁻23 विच इज 600 × 10⁻23 MeV, और ये बेटा तेरा आएगा 6 × 10⁻25 MeV। और यहाँ पर तुझे पूछा हुआ है डैश × 10⁻25, तो यहाँ पे आएगा तेरा 6 आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। The 3 helium nuclei combine to form a carbon nucleus, then energy release in this reaction is dash। ठीक है, चलो 3 हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं। अब यहाँ भी मास गिवन है, मास वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं बाइंडिंग एनर्जी पे जाऊंगा। इफ 3 हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ, सो 3 टाइम्स He2 4 इज गिविंग यू 6C12, ये दे रहा है। ठीक है, द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन कितनी होगी ऐसा पूछा है आपको। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे हम, इससे हमें मिलेगा डेल्टा एम। मास ऑफ रिएक्टेंट है मेरा 3 टाइम्स 4.002603, 4.002603, ठीक है, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट है 12.00000। अब ये मेरा कितना आएगा, तो मेरा आएगा बेटा 12.00907809। ठीक है, ओके। तो 12.007809 माइनस 12 करेंगे, ये हमारा डेल्टा एम बेटा मेरा बनेगा 0.007809, मीन्स दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसकी वैल्यू जो भी है मेरी, उसको मैं मल्टीप्लाइड करूंगा, डेल्टा एम को मल्टीप्लाई करूंगा 931, सिर्फ 931 बोला है, 0.5 नहीं करना है। सो यहाँ पर तेरी वैल्यू आएगी 0.007809 मल्टीप्लाइड बाय 931, विच इज कुछ 7.2704 कुछ आएगा आंसर इसका तेरा। अब यहाँ पे तुझे बोला है समथिंग इंटू 10⁻²। अब इसको अगर मैं 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब अगर मेरे को 10⁻² के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 7.727.0 इंटू 10⁻² हो जाएगा मेरा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 727, क्योंकि ये आपको पूछा है इंटीजर वाले फॉर्म में, आपको पूछा हुआ है, तो इंटीजर वाले फॉर्म में ही आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ए हैज़ अ मास नंबर 220। चलो बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चंस हम बाद में करते हैं। द मास डिफेक्ट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 0.4 ग्राम। मास डिफेक्ट वाले क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। डेल्टा एम तुझे दिया हुआ है 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज, कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा ये। तो सबसे पहले तेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो अब ग्राम में तुझे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.4 इंटू 10⁻³ kg। अब तुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एनर्जी फाइंड करने, तो एनर्जी डेल्टा mc² होती है। तो डेल्टा एम है तेरा 0.4 इंटू 10⁻³ इंटू c², विच इज़ 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16, विच इज़ 3.6 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻13 जूल। अब यहाँ पर किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है ना इसी को। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। मेरे पास है 3.6 इंटू 10⁻13 जूल, तो वो कितना किलोवाट आवर होगा। तो इसके लिए मुझे 3.6 इंटू 10⁻13 बाई 3.6 इंटू 10⁻6 करना पड़ेगा। दैट टर्न्स आउट टू बी 10⁻7 किलोवाट आवर। अब क्योंकि ये 10⁻7 के आगे n दिया हुआ है, तो ये 1 इंटू 10⁻7 हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में दिया हुआ है, बाद में देखते हैं इसको। A star has 100% helium composition.
It starts to convert 3,4-He into 1 carbon via ट्रिपल अल्फा प्रोसेस. अब एक ट्रिपल अल्फा प्रोसेस यहाँ पे तुम्हें दी हुई है, दिस इज ट्रिपल अल्फा प्रोसेस. इसमें आप देख सकते हो कि भाई रिएक्शन कुछ ऐसा है कि ये 3 अल्फा पार्टिकल्स है, वो कार्बन 12 दे रहे हैं C612 प्लस कुछ एनर्जी हर बार रिलीज कर रहे हैं, है ना. इट जनरेट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 5.808 इंटू 10⁻30 वॉट. मतलब पावर मुझे गिवन है, पावर मुझे गिवन है कितना है 5.808 इंटू 10⁻30 वॉट. ठीक है, ये बेटा होता है पावर, मतलब होता है 1 सेकेंड में मिलने वाली एनर्जी. अब 1 सेकेंड में मिलने वाली एनर्जी, 1 सेकेंड में तुम्हें एनर्जी ऐसा तो होगा नहीं कि एक रिएक्शन दे देगा, ऐसे मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे होंगे 1 सेकेंड में. लगता है तुम्हें सिर्फ यही हो रहा होगा 1 सेकेंड में, नहीं भाई, ऐसे कितने फूट रहे होंगे 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में से करोड़ों फूट रहे होंगे, तब जाके तुम्हें इतनी एनर्जी मिल रही है. 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी मिलना, इट्स लाइक बहुत सारे नंबर ऑफ रिएक्शंस हो गए होंगे. अब सबसे पहले हमें क्या एस्टिमेट करना है ऐसे कोई भी क्वेश्चन में, व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन. मतलब 1 टाइम अगर ये रिएक्शन होता है, इफ दिस रिएक्शन इज हैपनिंग फॉर 1 सिंगल टाइम, then the energy liberated is equals to कितनी है. अब एनर्जी कितनी लिबरेट हो रही है वो हमें फाइंड करनी है. ठीक है, कितनी लिबरेट हो रही है वो हमें फाइंड करनी है. चलो, द एनर्जी लिबरेटेड इज कितना होगा. तो यहां पे मुझे क्या करना है, सबसे पहली बात क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है. कैसे फाइंड करूंगा मैं, तो देखो मेरे को मास दे दिया हीलियम का, ये रहा 4.0026, तो 3 टाइम्स 4.0026 माइनस कार्बन का 12. ठीक है, और ये इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा विथ 931.5. अगर मैं इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन मिलेगा, एंड दैट इज, मैंने लिखा हुआ है 7.266 MeV आ रहा है. 7.266 MeV आ रहा है मेरा रिएक्शन. अब ज़रूरी नहीं है कि यही 1 सेकेंड में हो रहा होगा. अब ऐसे n नंबर ऑफ रिएक्शंस हो रहे होंगे, n नंबर ऑफ रिएक्शंस. सो दैट n नंबर ऑफ रिएक्शंस मल्टीप्लाइड बाय दिस 7.266, अब MeV है उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल. हमने पीछे वाले क्वेश्चन में जूल में कन्वर्ट किया था क्या, चेक कर लेते हैं. डेल्टा mc², हाँ जूल में ही लाए थे ना, हाँ ठीक है MeV में जरूर नहीं पड़ी थी. ओके, सो n इंटू 7.266 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19. अब ये n क्या है ना, व्हाट इज दिस n, कितनी बार भाई साहब ये रिएक्शन हो रहा है, दैट इज n, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी 5.808 इंटू 10⁻30 वॉट, मतलब पर सेकेंड का रिएक्शन. तो पर सेकेंड इसका कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो रिएक्शन कितना, कंजम्पशन नहीं, रिएक्शन कितनी बार हो रहा है. रिएक्शन अगर तुम फाइंड करोगे 8 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाई 7.266 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻−19, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ हमारा आ रहा है 5 इंटू 10⁻42. ये 1 सेकेंड के अंदर इतनी बार ये रिएक्शन हो रहा है. 10⁻42, जस्ट इमेजिन द क्वांटिटी. तो ये इतनी बार 1 सेकेंड के अंदर इस स्टार के अंदर इतने एलिमेंट टूट रहे हैं भाई, इतनी बार ये रिएक्शन हो रहा है. अब ये जितनी बार रिएक्शन होगा उतनी बार में 3 हीलियम गवाएगा वो, है ना. तो यहां पे पूछा क्या है, द रेट ऑफ कन्वर्टिंग दीज हीलियम टू कार्बन, वो कितना है, कितने हीलियम कन्वर्ट हो रहे कार्बन के अंदर. तो यहां पर क्योंकि रिएक्शन 1 टाइम हो रहा है, इतने टाइम हो रहा है, दैट मीन्स in every reaction in every reaction 3He24 nuclei is utilized, है ना. बच्चे समझ गए कि यही आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है. इतने यूटिलाइज हुए, कितने यूटिलाइज हीलियम होंगे. सो टोटल हीलियम न्यूक्लियाई यूटिलाइज्ड will be
3 टाइम्स 5 इंटू 10⁻42 विच इज़ 15 टाइम्स 10⁻42। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे होएगा 15। तो यहाँ पे 15 इंटू 10⁻42 पर सेकेंड विल बी अवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड की जा सकती है विथ मास, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है बेटा वो मास वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हाउ टू हैंडल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसकी डिस्कशन करनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है A प्लस बी इज गिविंग यू C प्लस डी। अगर ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ एनर्जी रिलीज हुई, मान लो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, तो जो भी प्रोडक्ट बनता है बेटा, उस प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलवेज ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज भाई रिएक्शंस होता ही इसीलिए है कि स्टेबिलिटी मिले प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा ताकि और स्टेबल प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यूरेनियम टूट रहा है और कुछ दे रहा है, मतलब ये जो मिलने वाला है, थोरियम मिलने वाला है तुझे, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम से ज़्यादा ही होगा। मतलब इस केस के अंदर तुम्हें फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे उल्टा जाना है। मास दिया होगा तो रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। अगर यहां पे तुझे दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करना है। सीधा क्यू वैल्यू मिलेगा भाई साहब, सीधा क्यू वैल्यू मिलना है। लेकिन बच्चे कहां पे फंसते हैं? आपको दिया होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उससे बाइंडिंग एनर्जी ढूंढनी हो तो न्यूक्लियन के नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल कैसे मिलेगी? अगर आपको EBN दिया है किसका? A का, तो मल्टीप्लाइड बाय आपको एटॉमिक मास नंबर ऑफ A करना पड़ेगा, तब आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी A की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो पहले हम प्रोडक्ट की बात कर लेते। चलो इस साइड पहले प्रोडक्ट की बात, A को हटाओ। ठीक है, पहले यहाँ पे हम C की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो C वाले का क्या करना है, बोलो क्या करना है? इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कभी भी 8.5 से ज़्यादा नहीं होती है, याद रखना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मल्टीप्लाई कर, अगर कभी तुमको ऐसी वैल्यूज़ दी होती है कि 500, 600, 800, तो बाइंडिंग एनर्जी ही है। पर न्यूक्लियन जो होगा ना, वो कभी 8.5 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 7.7, 1.6, 2.1 ऐसे कुछ वैल्यूज़ दी हुई होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल ही देगा। मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाता हूँ अभी। तो EBN ऑफ C प्लस EBN ऑफ D इंटू A ऑफ D, ठीक है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करना है, सो EBN ऑफ A इंटू A ऑफ A प्लस EBN ऑफ B इंटू A ऑफ B। व्हाट इज दिस A क्या है? A, these are atomic mass numbers, एंड ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करने से सीधा क्यू वैल्यू मिलेगा, और ऐसे अगर तुम ऐसे करोगे तो आपको ऐसे क्यू वैल्यू मिलेगा, ठीक है, दिया हुआ होगा तो, पर न्यूक्लियन दिया हुआ होगा तो। चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स गेट टू सी द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स सी, देखो ये क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन पूछा, क्या बोला है? न्यूक्लियस ए हैविंग Z इक्वल्स टू 17 एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1.2 MeV ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब Z 17 है उसका, मतलब कोई भी एक न्यूक्लियस है A बोल दिया, उसका Z 17 है, एंड हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब 17 है तो यहाँ पे 34 होना चाहिए, क्योंकि 17 और 17 34 होगा,
अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। आपको याद रखना है एटॉमिक मास नंबर चाहिए, न्यूक्लियन का नंबर चाहिए। मेरे को एटॉमिक नंबर में इंटरेस्ट है ही नहीं, मेरे को एटॉमिक मास नंबर में इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड गिविंग अनदर न्यूक्लियस बी विच इज हैविंग z इक्वल टू 12 एंड टोटल ऑफ मास नंबर 26, और इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, क्या बोला है, पर न्यूक्लियन, सी। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इनका जो EBN है वो 1.8 MeV है पर न्यूक्लियन, ठीक है। इनका जो EBN है वो कितना है, 1.2 है ना, हाँ 1.2 MeV पर न्यूक्लियन है। अब यहाँ पे पूछा है द डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी एंड ए इज टेस्ट। सी बी एंड ए, वाई बी एंड ए, सी प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज हायर लेवल पे रिएक्टेंट के कंपेरिजन। क्यों? इफ रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट शुड बी मोर स्टेबल। इफ इट इज मोर स्टेबल इट इज हैवीली बाउंडेड, गुड बाउंडिंग है उसका, अच्छा बाउंडिंग है। अच्छा बाउंडिंग मतलब गुड बाइंडिंग एनर्जी, गुड बाइंडिंग एनर्जी मतलब अ गुड वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अच्छे से बाउंडेड होगा। तो ये इसी वजह से हायर वैल्यूज होती है EBN की, मोर स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है। चलिए तो अभी इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका 26 टाइम्स 1.8 ये हो गया तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कर लेते हैं, कितनी है, 26 मल्टीप्लाइड बाई 18, सो 8 6 48, 4 8 2 16, 16 4 20, 0 26, 468, मतलब 46.8 आ रहा है इसका, 46.8 आ रहा है। तो ये मेरी वैल्यू आ रही है 46.8 EB की, प्रोडक्ट की वैल्यू। अब मैं रिएक्टेंट की फाइंड करूंगा। फॉर रिएक्टेंट मेरा EB होगा 34 टाइम्स 1.2। अब मैं 34 इंटू 12 करके देख रहे, 12 4 4 4 2 8 3 2 6 0 34 8 6 4 10 1 40.8 आ रहा है। 40.8 इसका आ रहा है। अब ये आ रहा है मेरा 40.8 MEV। मुझे क्या पूछा इसने कि इनका डिफरेंस निकालो, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो 46.8 डिफरेंस ही निकाल देता हूं तुझे, 46.8 माइनस 40.8, तो माय आंसर इज 6, तो 6 MEV इज द डिफरेंस, ठीक है। यस दैट्स द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बेटा पूछे जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी वाले, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस ग्राफिकल भी मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ग्राफिकल क्वेश्चन। पहले ये देख लेते हैं। द न्यूक्लियस A इज हैविंग मास नंबर 220 एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 5.6। चलो एक A है, इसका मास नंबर 220 है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोला, पर न्यूक्लियन 8.5 से कम वैल्यू, 8.5 से कम वैल्यू। सो 220 मल्टीप्लाइड बाय 5.6, सो 220 multiplied by 5.6, this is binding energy of reactant, this is for reactant, ठीक है। it is giving split into two fragments B and C of mass number 105 and 115। दोनों का EBN सेम है, इन दोनों का EBN की वैल्यू है 6.4, ठीक है। मतलब अगर मैं 105 और 115 करूं तो ये मेरा आएगा 220, ठीक है। तो 220 मल्टीप्लाइड बाय 6.4, 220 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इज इक्वल्स टू EB ऑफ प्रोडक्ट, इज इक्वल्स टू EB ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। अभी मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को ऑलवेज हम माइनस करते हैं, ठीक है। और देखो प्रोडक्ट का हायर लेवल पे, रिएक्टेंट का लोअर लेवल पे 5.6। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि 220 कॉमन है, तो 220 को कॉमन निकालूंगा, 6.4 माइनस 5.6, तो यह आ जाएगा तेरा 220 मल्टीप्लाइड बाय आई थिंक 0.8, हो सॉरी नॉट 0.8, कितना आ रहा है इसका, हाँ सही है 0.8 ही आ रहा है,
0.8 आ रहा है ना। तो 8 टू ज़ा 16, 6 1, 8 61 17, 176। तो 176 MeV इज माई आंसर। तो यहाँ पर 176 MeV तुम्हारा आंसर आ रहा है। चलो भाई चलते आगे। यस, आ जाओ। क्या बोला इसने? द टू लाइटर न्यूक्लियर कंबाइंड टू फॉर्म कंपेरेटिवली हैवियर न्यूक्लियस बाय रिलेशन गिवन दिस। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस। अब देखो 1.1 MeV कतई गरीब किसका? X वाले का, और 7.6 Y वाले का है। मतलब भाई ये फ्यूजन रिएक्शन सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, याद रखना। फ्यूजन से ज़्यादा फ्यूजन में एनर्जी मिलती है। डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा आ रहा है। द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज इन MeV इज डैश। इसलिए अभी कहा जाता है कि फ्यूजन रिएक्टर्स पे रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। मतलब वो कहते हैं ना कि द रिएक्शंस की जो Q वैल्यूज़ है वो हायर होने की वजह से कम एलिमेंट के अंदर हमें ज़्यादा एनर्जीज मिलती है। 1 किलो ड्यूटेरियम कैन गिव यू मोर एनर्जी कंपेयर टू 1 kg ऑफ यूरेनियम, राइट। सो दिस इज़ व्हाट अ ब्यूटी ऑफ फ्यूजन रिएक्शन इज़। और हम यहाँ पे भी वैल्यूज़ देख सकते हैं अच्छे से, राइट। तो इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से मिलेगा हमें। चलिए देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर तेरे कितना है? द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन ऑफ 21x एंड 412। 21x 2 बार है, सो 2 टाइम्स 21x इज गिविंग मी 42y। मतलब 4 टाइम्स 1.1 मेरा इस साइड का एनर्जी हो गया, और यहाँ पर 4 टाइम्स 7.6 मेरा उस साइड का एनर्जी हो गया। अब मेरे को Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन चाहिए, सो दैट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस। 4 कॉमन है, 7.6 माइनस 1.1 विच इज़ 4 टाइम्स 6.5 विच इज़ 26 MeV। सो 26 MeV इस केस में आपको एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस हमने देख लिए, अब आगे बढ़ते। यस, टाइम फॉर द ग्राफिकल क्वेश्चन। चलो अब ये ग्राफिकल क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ग्राफिकल बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन एन इमेजिनरी यूनिवर्स द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर ग्राफ इज शोन बिलो। क्यों बोला इसने इमेजिनरी यूनिवर्स? बिकॉज इमेजिनरी यूनिवर्स इसने इसीलिए बोला क्योंकि हमारे यूनिवर्स का ग्राफ तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी तो ऐसे ऐसे ऊपर जाके ऐसे जाता था ना, उसके में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन वगैरह स्टडी किया था। इसलिए बोला इमेजिनरी यूनिवर्स, मतलब ये ख्याली पुलाव पकाया हुआ है, ठीक है। आपको जस्ट क्वेश्चन बना के दिया हुआ। द Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज लाइक दिस 200x 40y 160z। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नीचे कोई आंकड़े दे सकते थे आपको, कुछ भी हो सकता था, एनी आंकड़े दे कैन गिव यू, राइट। तो अभी यहाँ पर करना क्या है वो ध्यान दो। 200 वाले पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है उस ग्राफ से पता करना है। तो यहाँ पर 200 वाले का अगर तुम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो तो 4.4 है। तो मेरे को रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट तो पता चल गया। फॉर रिएक्टेंट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू EBN मल्टीप्लाइड बाय A ऑफ X। तो EBN है तुम्हारा 4.4 और एटॉमिक मास नंबर ऑफ X है तुम्हारा 200। तो ये मेरा हो जाएगा 880, ठीक है। तो 880 MeV की मेरी यहाँ की एनर्जी है, फाइन। अब मुझे फाइंड करनी है Y वाले की और Z वाले की, 40 और 160। अब यहाँ पर क्योंकि अगर आप ग्राफ ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पर 40 जो है वो यहाँ पर कहीं नज़र आ रहा है, 60 से पहले यहाँ पर कहीं 40 होगा, और 140 जो है वो मुझे यहाँ कहीं नज़र आ रहा है, होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 40 के लिए मुझे इस ग्राफ को फॉलो करना है और 140 के लिए मुझे इस ग्राफ को फॉलो करना है, ठीक है। और ग्राफ के आंकड़े मुझे दिए हुए हैं। चलिए तो हम पहले वाले स्लोप से फाइंड करेंगे। एक फ्रेश पेज ले लेते हैं और वहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करके 40 से मुझे कितना मिलेगा वो फाइंड करते हैं। चलिए तो देखो, अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो 60 पे 7.2 की वैल्यू है। मतलब अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँ तो 60 पे 7.2 की वैल्यू है, तो 40 पे ये x वैल्यू कितनी होगी। मतलब दिस अपॉन दिस 7.2 अपॉन 60 मस्ट बी इक्वल टू x बाई 40, मस्ट बी इक्वल टू x बाई 40। तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 2 ज़ा 4,
2 3 ज़ा 6, है ना। या तो एक काम और कर सकते भाई, सबसे मस्त, क्या 12 6 ज़ा 72 तो 1.2, और 12 4 ज़ा 48 तो 4.8। तो 4.8 MEV पर न्यूक्लियन मेरे 40 पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 40 पे मेरी 4.8 MEV पर न्यूक्लियन वैल्यू आ रही है। सो फॉर प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो EB इज इक्वल्स टू EB ऑफ Y प्लस EB ऑफ Z। अब EB ऑफ Y क्या होगा, तो दैट इज EBN ऑफ Y इंटू एटॉमिक मास नंबर ऑफ Y प्लस EBN ऑफ Z इंटू एटॉमिक मास नंबर ऑफ Z। अब मेरे पास एटॉमिक मास नंबर ऑफ Z 160 पता है, EBN मुझे फाइंड करना है, AY मुझे पता है 40, और EBNY मैं अभी जस्ट फाइंड कर चुका 4.8 था वो, ठीक है बेटा, डन है। चलो अब एक काम करते हैं, EBN ऑफ Z फाइंड करके फिर वापस आते हैं। चलो अब EBN ऑफ Z फाइंड करने के लिए मुझे द लोअर हाफ ऑफ द ग्राफ चाहिए, ये वाला। अब इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। 200 से 60 अगर आप जा रहे हो तो ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, मैं थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे। 200 से 60 अगर मैं जा रहा हूँ तो ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है चेक करते, चलो ऐसे ग्राफ चेक करते कि कितना राइज हो रहा है। ये 200 है, ये 60 है, मतलब अगर मैं 140 जितना ट्रैवल कर रहा हूँ तो इतना राइज हो रहा है ग्राफ, है ना। कितना राइज हुआ ग्राफ, 7.2 माइनस 4.4 2.8, 2.8 जितना राइज हुआ, है ना। 2.8 जितना राइज हुआ, 2.8 जितना राइज हुआ। तो अगर मैं 160 की बात करूं, मान लो मैं मेरा ज़ीरो यहाँ पे लगा रखा है मैंने, मेरा ज़ीरो यहाँ पे, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ग्राफ की। 0 से 140 गया, 2.8 ऊपर गया। 0 से 160 मतलब मेरे को 40 जाना है, 160 यहाँ पे है, मतलब 0 से 40 जाना है, 200 से 160 पे जाने के लिए 40। तो 40 पे ये कितना आएगा वो मुझे फाइंड करना है, ये x कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। फिर ये आई थिंक 4.4 की वैल्यू, उसमें x जोड़ दूंगा तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी, ठीक है। तो मैं आराम से पता कर सकता हूँ। चलिए तो 2.8 डिवाइडेड बाई दिस 140 मस्ट बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 40, x डिवाइडेड बाई 40, x डिवाइडेड बाई 40, ठीक है ना। यस, तो ये गया 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 14, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 0.8, तो मेरा x आ गया 0.8, x मेरा आ गया 0.8। अब 4.4 के साथ 0.8 जोड़ दो, 8 4 12 5.2, मतलब ये मेरी वैल्यू आ रही है 5.2, ये जो वैल्यू मेरी 5.2 आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये मेरी वैल्यू जो है ये 5.2 आ रही है सर, ये 140 पे यहाँ पे 5.2 होगा, है ना, और ये 40 पे 4.8 है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरी वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पे आएगी कितनी, 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 160। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, तो 48 इंटू 4 कर देते, 8 4 ज़ा 32, 3 4 5 16 17 18 19 192, है ना। सो 192 तो मुझे इसका मिल गया, ये आ गया मेरा 192 प्लस 52 इंटू 16, 6 2 ज़ा 12 2 1 6 5 ज़ा 30 31 0 52 2 3 8 832 इसका आ गया, 832 इसका आ गया, 832। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 2 4 9 10 11 12 2 1 8 9 10 1024। अब 1024 में से 880 में माइनस करूँगा क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस करनी है। तो बेटा यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट में से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करता हूँ तो मुझे मिलता है Q वैल्यू, और इस Q वैल्यू की बात करें तो 1024 माइनस 880,
एंड दिस टर्न्स आउट टू बी कितना आएगा ये, आई थिंक 144 MeV इज द करेक्ट आंसर, ये 144 MeV आएगा। तो इस तरह से बेटा इस ग्राफिकल क्वेश्चंस को करने होते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन लिया हुआ था, ग्राफिकल क्वेश्चन या एडवांस लेवल का क्वेश्चन था थोड़ा। अब ग्राफिकल क्वेश्चंस में मैथमेटिकली थोड़ा तुम्हें हैरान कर सकते हैं और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बाकी सिंपल ग्राफ्स दे देते हैं जिसका स्लोप फाइंड करना भी काफ़ी इजी होता है और आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। इसमें बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ में फंसना मत, थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ही और कुछ ज़्यादा हाईफाई है नहीं, बस खास ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना फंसो तुम, ठीक है। अब तीसरी चीज़ मुझे बतानी थी वो ये है कि कभी कभी आपको दे देंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू काइनेटिक एनर्जीज गिवन होगी और फाइंड करने का बोला होगा। तो आपको ये बोला होगा कि A + B इज गिविंग यू C + D। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ अल्फा है, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ बीटा है, ठीक है। तो देखो अब एक्चुअली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? जैसा मैंने कहा ना, रिएक्शन के स्टार्टिंग में जब क्यू वैल्यू निकलती है तो सबसे पहले प्रोडक्ट को पास ऑन होती है। सबसे पहले क्यू वैल्यू की एनर्जी किसको पास ऑन होगी? प्रोडक्ट को, मतलब, और वो प्रोडक्ट की क्या बढ़ाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी फिर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के फॉर्म में आगे मोशन करती हुई टेम्परेचर बढ़ाती है एटमॉस्फेयर का। वो लेटर ऑन बात हो गई कि टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, बिकॉज प्रोडक्ट जोर से मोशन करने लगता है, देयर इज़ एयर फ्रिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड एक दूसरे के साथ टकराना, बहुत सारी चीज़ें होती है, और अल्टीमेटली थर्मल एनर्जी में रिजल्ट कर जाती है चीज़ें। बट जैसे ही मैं अगर चीज़ों को रिलीज़ करने की बात करता हूँ, रिएक्शन जस्ट हुआ, तो सबसे पहले जो संपर्क में था रिएक्शन के वो प्रोडक्ट है, और मिलती है सबसे पहले प्रोडक्ट को काइनेटिक एनर्जी। तो आपको अगर ये पूछे जाए कि व्हाट इज़ द क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शंस, तो दैट इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा के इज द क्यू वैल्यू। अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी तो अभी तक इसका ऐसा कोई क्वेश्चन देखा गया नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मास वैल्यू के बेस एंड आपका इसके वैल्यू के बेस, बाइंडिंग एनर्जीज के वैल्यू बेस्ड, ठीक है। अब लास्टली कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर ये कुछ एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इसके बेस पर क्वेश्चंस पूछते टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म समझा देता हूँ। ये एक स्टेबल एलिमेंट है, यूरेनियम 92-235। इसमें अगर एक न्यूट्रॉन ने जाके उंगली की तो ये एक अनस्टेबल एलिमेंट क्रिएट करता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे ये क्रिएट होता है तुरंत फटेगा। अब फटेगा तो ज़रूरी है इसी में फटेगा, इसमें भी फट सकता है, इसमें फट सकता है, और ये 3 मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन है जो होते हैं, ठीक है। तो अब इसको कुछ याद रखने की टेक्निक मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कैसे याद रखना है? तो याद रखना है बेकार, कौन? बेकार सब निब्बे क्रिसमस पे श्रीनगर गए 3-4 बार, बार मतलब 12, मतलब 1-2 से याद रखना है आपको ये, ठीक है। 3-4 बार से 3-4-2 ऐसे याद रखता है, ठीक है। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या है? बेकार सब निब्बे क्रिसमस पे श्रीनगर गए 3-4 बार। तो ये रिएक्शन याद रखने का एक मैकेनिज़्म था जो हमने बच्चों को बताया हुआ है, आपको भी बता देता हूँ, इस तरह से याद रखा जा सकता है। तो ये बेकार सब निब्बे इनका कॉम्बो है, मतलब बेरियम है तो क्रिप्टॉन होगा, साथ में एंटीमनी है तो नोबिडियम होगा, जेनॉन है तो स्ट्रोंशियम होगा, ठीक है। तो बेकार तो बेरियम क्रिप्टॉन, सब निब्बे SB NB मतलब एंटीमनी एंड क्या नाम है, नोबिडियम, एंड जेनॉन क्रिसमस पे श्रीनगर SR मतलब स्ट्रोंशियम। और उसमें कितने न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उसकी बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है बेटा। आगे नाउ दिस इज थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करें, तो इस रिएक्शन को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी एक एनसीईआरटी में दी गई चीज़ है और आपको पता है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें एनसीईआरटी से कट टू कट आ जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए, कैसे ड्राइव करता है, कैसे मैकेनिज्म इस रिएक्शन का है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 चीज़ें कंबाइन हो रही है। सी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्स के अंदर जनरली होते हैं, जैसे सन के अंदर देखा जाए तो हाइड्रोजन गेट्स कंबाइन
एंड दैट फॉर्म्ड इनटू द हीलियम। लेकिन ये रिएक्शन ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम हो गया, नहीं, ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, एक ड्यूटेरियम फॉर्म करते हैं। ड्यूटेरियम फॉर्म होता है, पॉजिट्रॉन फॉर्म होता है, न्यूट्रिनो फॉर्म होता है। अब पॉजिट्रॉन कब फॉर्म होता है? प्रोटॉन टूटता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक प्रोटॉन टूट चुका है, क्योंकि ये एक ही प्रोटॉन प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन टूट चुका है। और जैसे प्रोटॉन टूटेगा बट ऑब्वियसली उसका एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री होगा। प्रोटॉन टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कैप्चर होता है और गैमा रेज में कन्वर्ट होते हैं, जो नीचे सेकेंड स्टेप में आपको गिवन है। ठीक है, वापस से समझा रहा हूँ, हर एक प्रोटॉन से एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अगर आप हाइड्रोजन का वो देखो स्ट्रक्चर, तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, न्यूट्रॉन होता नहीं है। लेकिन जब एक प्रोटॉन टूटता है तो वो क्या देता है? एक न्यूट्रॉन देता है, एक पॉजिट्रॉन देता है और एक न्यूट्रिनो देता है। अब वही न्यूट्रॉन यहाँ पे अटैच हो चुका है और ये हैवी हाइड्रोजन बना चुका है, मींस दिस इज नथिंग बट ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम यहाँ पे बन चुका है। ये इलेक्ट्रॉन जो था, इस किसी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, अब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी तो खुद हाइड्रोजन ही है, बट नाम उसका ड्यूटेरियम हो चुका है क्योंकि हैवी हाइड्रोजन, तो उसको इलेक्ट्रॉन तो एक ही ज़रूरत है, तो किसी एक का एक इलेक्ट्रॉन कुर्बान होगा, इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ कंबाइन होगा और इसके साथ कंबाइन होकर दो गैमा रेस फॉर्म करेगा, और इस रिएक्शन के अंदर भी 1.02 MeV एनर्जी रिलीज होगी। हर एक स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। 0.42 MeV फर्स्ट स्टेप में रिलीज हुई, सेकेंड स्टेप के अंदर 1.02 MeV रिलीज हुई। अब थर्ड स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हो रहा है, ये जो अभी नया नया बना है वो एक और हाइड्रोजन को पकड़ता है। सन के पास एबंडेंस में अवेलेबल है बहुत सारे हाइड्रोजन। अब इसने पकड़ा इसका, तो नीचे 1 क्या हो गया, 2 क्या हो गया, 3, बट ड्यू टू द मास डिफेक्ट देयर इज सम एनर्जी रिलीज, और एक और गैमा रेज यहाँ पर रिलीज होता है। तो 5.49 MeV एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो रिएक्शन है वो 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। मतलब ये प्रोडक्ट तुमको 2 बार मिलता है, ये मिला। ठीक है, अब ये 2 प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल हीलियम प्रोड्यूस करने की ट्राई करेंगे। हीलियम का एक आइसोटोप है, तो 2 और 2 4 है, तो नीचे 2 और 2 यहाँ पे 4 होने चाहिए, तो 2 3 4। ठीक है, और 3 और 3 6, तो 4 5 6 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व हो रहे हैं। ठीक है, ओके। 12.86 MeV एनर्जी आपको यहाँ पर रिलीज होती हुई मिलेगी। ठीक है बेटा, डन है। तो यहाँ पर 12.86 MeV इस पूरे इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। फाइन, तो इस तरह से आपका ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। देखो, ये जब भी रिएक्शंस होते हैं तो इसमें एनर्जी, मोमेंटम, मास प्लस एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, है ना। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मस्ट बी कंजर्व्ड, न्यूक्लियॉन का नंबर कंजर्व्ड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इफ नेट एनर्जी, मास एनर्जी एंड एनर्जी एज अ कंबाइंड मस्ट बी कंजर्व। मैं मास कंजर्व होने का ऐसा नहीं बोल रहा भाई, मास एंड एनर्जी एज अ कंबाइंड मस्ट बी कंजर्व, है ना। मतलब कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। इनिशियली क्या था, ऐसे गिरा हुआ था, फिर फट गया तो काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, पहले तो नहीं थी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स is 0, then momentum कंजर्व होगा। ये मैकेनिक्स वाली चीज़ है। इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क
इज 0, देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मस्ट बी कंजर्व। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है जो कभी कभी थियोरेटिकल में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियस। आई होप यू मस्ट हैव एन्जॉयड द चैप्टर एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने आज के सेशन में देखी, राइट। आई होप आप इसके नोट्स अच्छे से बना लोगे एंड प्रॉपर वे में चैप्टर को फिनिश करोगे। थैंक यू सो मच।